नमस्ते स्टूडेंट्स। अपन बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो लास्ट वीडियो में अपन ने भ्रूण कोश के बारे में पढ़ा था। भ्रूण जो कोश होता है उसके प्रकार हैं, भ्रूण कोश के कार्य हैं, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। समझ रहे हो मेरी बात। आज अपन पढ़ेंगे भ्रूण का परिवर्धन। क्या पढ़ोगे? भ्रूण परिवर्धन। या बोले तो भ्रूण का विकास। समझ गए मेरी बात। अपन क्या पढ़ेंगे? भ्रूण का परिवर्धन या भ्रूण का विकास। अब देखो भ्रूण बना कैसे था, ये तो आपने पढ़ ही लिया था कि ये भ्रूण कोश है। भ्रूण कोश में पाई जाने वाली अंड कोशिका। कौन सी कोशिका? अंड कोशिका। 2 सहायक कोशिका थी, 3 पार्थिव कोशिका थी, 1 द्वितीय केंद्रक था। पढ़ा था ना। तो एक अंड पाई जाने वाली अंड कोशिका के साथ एक नर युग्मक, ये दोनों आपस में मिक्स हुए हैं। तो इससे जो संरचना बनी उसे बोलते हैं युग्मनज। और इस युग्मनज में परिवर्धन या विकास द्वारा किसका निर्माण हुआ था? भ्रूण का निर्माण हुआ था। तो यहाँ तक की प्रोसेस तो आप पढ़ चुके हो, बता भी सकते हो ना कि भ्रूण का निर्माण कैसे हुआ था। अपन क्या बोले? निषेचन क्रिया के दौरान एक अंड कोशिका और एक नर युग्मक के मिलन से, संलयन से एक द्विगुणित, एक केंद्रक इसका मिला, एक इसका मिला, एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है जिसे युग्मनज कहा जाता है। और ये युग्मनज परिवर्धन द्वारा, वृद्धि विकास द्वारा किसका निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। समझ गए मेरी बात। किसका निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण करता। अब देखो आगे की बात करें तो जो भ्रूण जो परिवर्धन होता है इसका सबसे पहले अध्ययन किया था एक वैज्ञानिक थे, हेंस टेम। किसने किया था? हेंस टेम। इस हेंस टेम नामक वैज्ञानिक ने भ्रूण के परिवर्धन या भ्रूण के विकास का सबसे पहले किया था अध्ययन। किसने किया था? हेंस टेम ने। अब कहाँ किया था? कुर्सी फेरी कुल के पादपों में। कौन से पादपों में किया था? कुर्सी फेरी कुल के पादपों में। कौन से पादपों में? कुर्सी फेरी कुल के पादपों में। अगर आपको याद रहे तो कर लेना, और नहीं रहे तो भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपसे कोई नहीं पूछता कि किसने किया था, कौन से कुल में किया था। बस आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि भ्रूण परिवर्धन का सबसे पहले अध्ययन किया था हेंस टेम ने। कौन से पादपों में? कुर्सी फेरी कुल के पादपों में। समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो आगे की प्रोसेस देखिए कि इस भ्रूण का परिवर्तन होता कैसे है। देखो ध्यान से देखना, थोड़ा ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, इजी प्रोसेस है। एक बार अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बायोलॉजी बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है। अब ये देखो, ये भ्रूण है, ये मान लो भ्रूण है। क्या है? भ्रूण है। इस भ्रूण में हो अनुप्रस्थ विभाजन। सबसे पहले क्या हो? इस भ्रूण में हो अनुप्रस्थ विभाजन। अब एक बार विभाजन होगा तो कितने भागों में बट जाएगा? 2 भागों में। ये भ्रूण है, इस भ्रूण में हुआ अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन होने से ये भ्रूण कितने भागों में बट गया? 2 भागों में विभाजित हो जाता है। समझ गए मेरी बात। ये भ्रूण 2 भागों में विभाजित हो जाता। एक को बोलते हैं शीर्ष कोशिका और एक को बोला जाता है आधारी कोशिका। एक को बोला जाता है शीर्षस्थ कोशिका और एक को बोला जाता है आधारी कोशिका। समझ रहे हो मेरी बात कि भ्रूण के अंदर हुआ अनुप्रस्थ विभाजन तो उसके दौरान 2 भागों में बट गया। एक बन गई शीर्षस्थ कोशिका और एक बन गई आधारीय कोशिका। तो कितने भागों में बटा? 2 भागों में। समझ गए मेरी बात। अब देखो ये जो शीर्षस्थ कोशिका वाला भाग होता है ये तो होता है निभाग की ओर, और ये वाला भाग होता है, ये होता है बीजांड द्वार की ओर। वो भाग तो होता है निभाग की ओर और ये भाग होगा बीजांड
द्वार की ओर। अब देखो शीर्षस्थ जो कोशिका होती है इसमें होता है अनुदैर्ध्य विभाजन। कौन सा विभाजन? अनुदैर्ध्य विभाजन। तो इसमें अनुदैर्ध्य विभाजन हुआ, अनुदैर्ध्य, और ये जो आधारीय कोशिका होती है इसमें लगातार होते रहते हैं अनुप्रस्थ विभाजन, लगातार होते रहते हैं, बार बार होते रहते हैं। तो देखो इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होने से ये जो कोशिका थी ये इस प्रकार थी, ये दो भागों में बटी थी। अब इसमें हुआ अनुप्रस्थ विभाजन, अनुप्रस्थ विभाजन होने से ये शीर्ष वाला भाग दो कोशिकाओं में बैठ गया और इस वाले भाग में होते रहते हैं बार बार विभाजन। क्या होते रहते हैं? बार बार विभाजन होते रहते हैं। समझ गए मेरी बात? अब इस वाले भाग में एक बार दोबारा से अनुदैर्ध्य विभाजन होगा। ये जो अनुदैर्ध्य विभाजन था इस विभाजन के ही लंबवत, ये जो अनुदैर्ध्य विभाजन हुआ था इसके लंबवत एक बार दोबारा से अनुदैर्ध्य विभाजन होगा। तो इसके लंबवत का मतलब लंबवत तो तभी होगा जैसे ऐसे आई। समझ रहे ना मेरी बात? तो ये इस प्रकार थी, इस प्रकार थी ऐसे, इसके लंबवत हो, लंबवत का मतलब इस प्रकार से। तो दो कोशिकाओं से कितनी कोशिकाएं बन गई? 4 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो गया? 4 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। समझ गए मेरी बात? और इसमें लगातार अनुप्रस्थ विभाजन होते रहते हैं, तो जिसे लगभग 7 से 10 कोशिकीय संरचना बनती है। कितनी? 7 से 10 कोशिकीय संरचना बनती है, जिसे बोलते हैं निलंबक। क्या बोलते हो? निलंबक बोला जाता है। समझ गए मेरी बात? अब ये 4 कोशिकाएं बन गई, इन 4 कोशिकाओं के अंदर दोबारा से होता है अनुप्रस्थ विभाजन। कौन सा विभाजन होता है? अनुप्रस्थ, इन चारों में। तो ये जो 4 कोशिकाएं थी ये इस प्रकार बन गई, गोलाकार रूप ले लेगी। इस प्रकार ये 4 कोशिकाएं बन गई थी और इन 4 कोशिकाओं में लगातार होता रहता है, इन 4 कोशिकाओं में होगा अनुप्रस्थ विभाजन। इन 4 कोशिकाओं में जब अनुप्रस्थ विभाजन होगा इस प्रकार से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं? 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। अब ये 8 कोशिकाओं का जो समूह है, इस समूह में होता है परिणत विभाजन। कौन सा विभाजन होगा? परिणत विभाजन। परिणत विभाजन होने से इस प्रकार ऐसे बीचों बीच, 8 के बीचों बीच परिणत विभाजन होगा, तो 8 कोशिकाएं तो आगे बन जाती है और 8 कोशिकाएं अंदर बन जाती है। तो 8 और 8 कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं? 16 कोशिकाएं बन जाती हैं। लेकिन अपने को दिखाई कितनी दे रही है? केवल 8 ही दिखाई देंगी। ये भाग तो कौन सा था? निलंबक। ये भाग तो था अपना निलंबक, और यहाँ पर बन गई थी 8 कोशिकाएं अंदर की ओर और 8 कोशिकाएं बाहर की ओर। 8 कोशिकाएं बन जाती हैं बाहर परिधि की ओर और 8 कोशिकाएं बन जाती हैं अंदर की ओर। अब ये जो बाहर की ओर जो कोशिकाएं बनती है, इन कोशिकाओं में फिर बार बार क्या होता रहता है? बार बार विभाजन होते रहते हैं। बार बार विभाजन होने से ये जो भाई भाग है बिल्कुल गोलाकार आकार ले लेता है। क्या कर लेगा? ये गोलाकार आकृति धारण कर लेता है। ये वाला भाग है ये गोलाकार आकृति धारण कर लेता है इस प्रकार से। बार बार विभाजन होने से बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी और इसकी आकृति हो जाएगी लगभग गोलाकार हो जाएगी। और ये अंदर वाला पार्ट था, ये इसका अंदर वाला भाग है और ये बाहर आवरण बन गया। समझ रहे हो मेरी बात? इस प्रकार से तो एक गोलाकार संरचना बन जाती है। ये गोलाकार संरचना की लगातार परिवर्धन या वृद्धि या विकास के द्वारा
धीरे धीरे इसका आकार कैसा हो जाता है, इस प्रकार हृदयाकार हो जाता है। इसका आकार हो जाता है, धीरे धीरे इसका आकार हृदयाकार होने लग जाता है। धीरे धीरे इसका आकार हृदयाकार होने लग जाता है। इस प्रकार से खांची बन जाती है और ये धीरे धीरे अंदर की ओर वृद्धि करके आएगी। ये देखो इस प्रकार ये कोशिकाएं बन गई, इसका आवरण बन गया इस प्रकार से। ये हृदयाकार संरचना बन जाती है। अब देखो ये संरचना बनने के बाद में धीरे धीरे ये अंदर की ओर वृद्धि करेगी और वृद्धि करके क्या बना लेगी, इस प्रकार एक संरचना का निर्माण करेगी। इस प्रकार और ये पीछे की ओर जुड़ा हुआ आपका निलंबक वाला भाग, ये क्या जुड़ा हुआ है, निलंबक वाला भाग, और इनको बोला जाता है बीज पत्र। क्या बोलते हो, बीज पत्र। कभी भी आप चना वगैरह देखा हो तो उनको अगर आपने अंदर से इस प्रकार से तोड़ के देखा हो तो एक चने में 2 दाल होती है ना, वो बीज पत्र होते हैं। तो इस प्रकार ये बन जाते हैं बीज पत्र। क्या बन जाते हैं, बीज पत्र बन जाते हैं। और इन बीज पत्रों के अंदर की ओर, इन बीज पत्रों के बिल्कुल अंदर सेंटर पॉइंट में यहाँ एक संरचना बनती है और एक इसके नीचे बनता है। इस वाले भाग, ऊपर वाले भाग को तो बोला जाता है परांकुर। क्या बोलते हो, परांकुर। और अंदर वाले भाग को बोलते हैं मूलांकुर। ये परांकुर तो क्या करता है कि जब बीज का अंकुरण होगा तो इससे तने का निर्माण होगा, मतलब पर्रों का निर्माण होता है। और मूलांकुर से होता है जड़ों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मूल, रूट, जड़ का निर्माण होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब देखो ध्यान से देखना, एक बार मैं इसको पुनः रिपीट कर देता हूँ पूरी प्रोसेस को, तो ये आपका भ्रूण का परिवर्तन या भ्रूण का विकास हो जाएगा। एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो भ्रूण का निर्माण कैसे हुआ था, पहले क्या पढ़ा कि जब भ्रूण होता है एक नर युग्मक और एक अंड कोशिका, एक नर युग्मक और एक अंड कोशिका दोनों के संलयन से एक संरचना का, द्विगुणित संरचना का निर्माण हुआ था। उसे बोला जाता था अपने युग्मनज। उस युग्मनज के परिवर्तन द्वारा भ्रूण का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। अब ये देखो जो भ्रूण होता है, भ्रूण कोशिका के अंदर सर्वप्रथम एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन। एक अनुप्रस्थ विभाजन होने से कोशिका कितने भागों में बंट जाएगी, 2 भागों में बंट जाएगी। एक भाग को बोला जाता है शीर्षस्थ कोशिका और एक को बोलते हैं अपन आधारीय कोशिका। ये जो शीर्षस्थ कोशिका ये तो होती है निभाग की ओर। देखो बीजांड की संरचना देखी होगी आपने, निभाग नाम आया था वहां पे, तो ये तो होती है निभाग की ओर और ये होती है बीजांड द्वार की ओर। समझ गए। तो भ्रूण में अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात, कि भ्रूण में अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 2 कोशिकाएं बनती हैं। एक को बोला जाता है शीर्षस्थ कोशिका जो निभाग वाले भाग की ओर होती है, और एक को बोला जाता है आधारीय कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर होती है। समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो जो शीर्षस्थ कोशिका है उस कोशिका में सब सर्वप्रथम होगा अनुदैर्ध्य विभाजन। कौन सा विभाजन, अनुदैर्ध्य विभाजन। अनुदैर्ध्य विभाजन होने से एक कोशिका, इसमें अनुदैर्ध्य विभाजन होगा तो कितने पार्ट में बंट जाएगी, एक इधर वाली एक इधर वाली, कितने पार्ट बना लेगी, 2 भागों में बंट जाएगी। तो एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होगा, 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन गई। अब इन कोशिकाओं में ये जो विभाजन था इसके लंबवत एक विभाजन और होता है। क्या होगा, इस विभाजन के लंबवत एक अनुदैर्ध्य विभाजन दोबारा से होगा, तो इसके लंबवत होगा। तो 2 कोशिकाएं ऊपर बन गई, 2 नीचे बन गई। कुल कितनी कोशिकाओं का समूह बन जाता है, 4 कोशिकाओं का समूह बन जाता है। कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी,
4 कोशिकाएं। अब इन चारों कोशिकाओं में होता है अनुप्रस्थ विभाजन। क्या होगा? इस प्रकार से ऐसे अनुप्रस्थ विभाजन। तो अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो यहाँ पे 4 कोशिकाएं थी, इनमें ये अनुप्रस्थ विभाजन हुआ तो 2 4 6 8 कितनी कोशिकाओं का समूह बन गया? 8 कोशिकाओं का समूह है बन गया। समझ लो मेरी बात, कितनी कोशिकाएं बन गई? 8 कोशिकाएं बन गई। अब इन 8 कोशिकाओं में होता है परिणत विभाजन। कौन सा विभाजन? परिणत विभाजन, बीचों बीच परिणत विभाजन होगा तो 8 कोशिकाएं तो बन जाएंगी बाहर की ओर और 8 कोशिकाएं बन जाएंगी अंदर की ओर। जो बाहर की ओर होंगी वो तो बाह्य भित्ति का निर्माण कर लेंगे, बाह्य आवरण का निर्माण कर लेंगे और अंदर वाले पार्टों का निर्माण करेंगे। अब देखो ध्यान से कि जो आधारीय कोशिका थी, इस आधारीय कोशिका में बार बार क्या होते हैं? अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। ये जो अपनी आधारीय जो कोशिका थी इसमें बार बार होते हैं अनुप्रस्थ विभाजन। अब बार बार अनुप्रस्थ विभाजन होने से ये नीचे का जो पार्ट होता है ये लगभग 7 से 10 कोशिकाओं का समूह बन जाता है। मतलब बार बार विभाजन हो रहा है तो इनमें कोशिकाओं की संख्या लगभग कितनी हो जाती है? 7 से 10 कोशिकाएं बन जाती हैं और इन्हें कहा जाता है निलंबक। क्या बोलते हो? निलंबक बोला जाता है। क्या बोलोगे? निलंबक बोलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो आगे की बात करें कि 8 अंदर बन गई थी, 8 बाहर बन गई थी। जो बाहरी कोशिकाएं थी 8 है, उनमें क्या होता है? लगातार बार बार विभाजन होता रहता है। बार बार विभाजन होने से इसकी आकृति इस प्रकार ऐसे राउंड से गोलाकार हो जाती है। नीचे निलंबक बन गया और इनकी आकृति लगभग क्या हो जाती है? गोलाकार हो जाती है। धीरे धीरे और वृद्धि करता जाए तो इसकी आकृति हृदयाकार इस प्रकार होने लग जाती है। हृदयाकार, ये देखो किडनी दुनिया का भी होता है, अपना नहीं है। तो अपन क्या बोले, इसकी आकृति कैसी हो जाती है? हृदयाकार होने लगती है। समझ गए? ये हृदयाकार आकृति धीरे धीरे अंदर की ओर वृद्धि करती जाए तो एक इधर बन जाएगा, एक तो इससे क्या बन जाते हैं? 2 बीज पत्र बन जाते हैं। क्या बन जाएंगे? 2 बीज पत्रों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। निलंबक वाला जो भाग होता है, इस भाग के जो ये वाला भाग होता है आधारीय भाग, यहाँ बन जाता है चुस्कांग। क्या बनेगा? चुस्कांग। ये भाग फूल जाता है और फूल के यहाँ बनता है चुस्कांग। क्या बनेगा? चुस्कांग। ये चुस्कांग तो क्या करेगा? भ्रूण पोष के अंदर से क्या करेगा? पोषण खींचेगा। देखो भ्रूण को विकास के लिए पोषण कौन दे रहा था? भ्रूण पोष ही दे रहा था ना। तो ये तो भ्रूण पोष से क्या करेगा? पोषण खींचेगा। क्या खींचेगा? पोषण। और इन बीज पत्रों के मध्य में क्या बन जाएंगी? एक तो परांकुर का निर्माण हो जाएगा और एक हो जाएगा मूलांकुर का निर्माण हो जाएगा। एक तो परांकुर बन जाता है और एक बन जाता है मूलांकुर, और उनके भी बाहर की ओर क्या बन जाते हैं? ये बीज पत्र बन जाते हैं। एक तो बन जाता है यहाँ पर परांकुर और एक बनता है मूलांकुर। इनके बाहर ये बन गए बीज पत्र। क्या बन गए? बीज पत्र। अब देखो आगे की बात देखें कि बीज पत्र बन गए, यहाँ से पोषण मिल रहा है, भ्रूण का विकास हो रहा है, परांकुर बन गया, मूलांकुर बन गया। जब इसी बीज को अपन क्या करें? मिट्टी में दबाएं। इसी बीज को क्या करेंगे? अपन मिट्टी में दबाएं, गिल्ली मिट्टी में दबाएंगे तो ये जो बीज होता है, इस बीज में क्या होगा? अंकुरण होगा। क्या होगा? अंकुरण। ये बीज बन गया, इसमें बनेगा अंकुरण। भ्रूण बन गया तो भ्रूण बना बीज। अभी अगली क्लास में बीज पढ़ेंगे कैसे बनेगा। ये भ्रूण बन गया, इस भ्रूण का होगा अंकुरण। जब इसका अंकुरण हो उस दौरान क्या होता है कि बीज का अंकुरण हो उस दौरान क्या होता है कि जो परांकुर वाला भाग होता है, इस भाग से तो बनता है पर्णों है। परांकुर वाले भाग से तो बनता है पर्णों है और वो वृद्धि करके क्या करता है? तने का निर्माण करता है। उस पे शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, पुष्प है, फल है, वो सब बन जाते हैं। और ये जो मूलांकुर वाला भाग होता है ये मूल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? ये मूल का निर्माण करेगा। ये मूल होती है वो मिट्टी के अंदर पौधे को स्थिर रखेगी और पौधे को सीधा खड़ा रखेंगी। कौन रखेंगी? मूल। और इन मूल के द्वारा पौधा क्या करेगा? जल वगैरह, खनिज वगैरह उनका अवशोषण करेगा मूल का। अब देखो और बात करें अपन
कि जैसे ये जो परांकुर है, मूलांकुर है, बीज का अंकुरण है, जैसे बीज का अंकुरण हो रहा है तो बीज अंकुरण की आप बोलोगे सर बीज पत्रों का क्या काम है, ये फालतू में निकल के आए क्या? नहीं, फालतू के नहीं, ये काम के क्या है कि जैसे ही बीज का मान लो अंकुरण हो रहा है, क्या हो रहा है, बीज का अंकुरण होगा तो उस समय में इसको भ्रूण को क्या चाहिए? पोषण चाहिए। इन परांकुर मूलांकुर इनको क्या चाहिए? पोषण चाहिए। तो इनको पोषण देने का कार्य कौन करते हैं? बीज पत्र करते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि बीज पत्रों का क्या कार्य, तो आप क्या बताओगे? बीज पत्र होते हैं बीज अंकुरण के दौरान जो भ्रूण होता है उसको पोषण देने का कार्य करता है। परांकुर मूलांकुर को पोषण देने का कार्य करता है कौन? बीज पत्र। समझ गए मेरी बात? कौन करते हैं? बीज पत्र। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये देखो इस प्रकार से भ्रूण का क्या होता है? परिवर्धन होता है। तो ये भ्रूण परिवर्तन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आप भ्रूण परिवर्तन की परिभाषा बता सकते हो, भ्रूण का विकास कैसे हो सकता है ये भी बता सकते हो, सारी की सारी प्रोसेस समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? दोबारा रिपीट करूं तो देखो एक बार 2 मिनट के लिए मैं इसको पुनः रिपीट कर देता हूँ कि भ्रूण का निर्माण कैसे होता है। आप क्या बोलो कि एक अंड कोशिका और एक नरयुग्मक, एक अंड कोशिका और एक नरयुग्मक दोनों के मिलने से भ्रूण का जिस संरचना का निर्माण हो जो द्विगुणित हो वो युग्मनज था और वो भ्रूण का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगी? वो भ्रूण का निर्माण करेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? किसका निर्माण करती है? भ्रूण का निर्माण करती है। अब ये देखो भ्रूण होता है, इसमें अनुप्रस्थ विभाजन हुआ था। 2 मिनट में रिपीट कर देता हूँ। भ्रूण में अनुप्रस्थ विभाजन हुआ था, 2 कोशिकाएं बनी थी, शीर्षस्थ और आधारी। ये विभाग है और ये बीजांड द्वार की ओर है। इसमें लगातार 2 बार होते हैं अनुप्रस्थ विभाजन। तो पहले अनुप्रस्थ में 2 कोशिकाएं बनी थी, फिर 2 से कितनी बन गई? 4। और इस वाले भाग में बार बार होते रहते हैं अनुप्रस्थ विभाजन। तो बार बार होने से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है और लगभग हो जाती है 7 से 10। इनको बोला जाता है निलंबक। क्या बोलते हो? निलंबक। अब ये जो 4 जो कोशिकाएं बनी थी इनमें अनुप्रस्थ विभाजन होने से 4 और 4 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। इस 8 कोशिकाओं में होता है परिणत विभाजन। तो 8 तो बाह्य और 8 आंतरिक बनती है। ये बाह्य तो ये बाहर वाला पार्ट बनाएंगी और आंतरिक अंदर वाला पार्ट बनाएंगी। ये बाह्य होती है, बार बार विभाजन करती जाती है और इसकी संरचना इस प्रकार क्या होती जाती है? गोलाकार होती जाती है। फिर ये वृद्धि करती अंत में इसका आकार हो जाता है हृदयाकार और हृदयाकार होने के बाद इसमें बन जाते हैं 2 बीज पत्र बन जाते हैं और इन बीज पत्रों के पीछे जुड़ा होता है निलंबक। उसका जो पीछे वाला भाग होता है आगे भाग, उसकी लास्ट कोशिका वो फूल जाती है और वो चुस्कांग बनाती है। वो चुस्कांग क्या कार्य करते हैं कि भ्रूण परिवर्तन के दौरान भ्रूण को चाहिए पोषण। तो पोषण कहाँ से मिलेगा? भ्रूण पोष से पोषण खींचेंगे और इनके बीच बनते हैं परांकुर और मूलांकुर। परांकुर से बीज अंकुरण के दौरान पर्णव बनेगा, मूलांकुर से मूल बनती है। समझ रहे हो मेरी बात? ये बीज पत्र क्या करते हैं कि बीज अंकुरण के दौरान इसे पोषण देने का कार्य करते हैं। समझ गए मेरी बात? तो देखो इस प्रकार ये आपका भ्रूण परिवर्तन की जो पूरी प्रोसेस है वो क्या होती है? कंप्लीट होती है। क्या होती है? भ्रूण परिवर्तन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। समझ लो ना मेरी बात? भ्रूण परिवर्तन की पूरी प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि बीज का निर्माण कैसे होता है, बीज का अंकुरण कैसे होगा, नया पादप कैसे बनेगा, इन सब प्रोसेस को पढ़ेंगे और उसके बाद अपना चैप्टर होगा कंप्लीट। अब आपसे समय हो गया विदाई लेने का, तो हम आपसे विदाई लेते हैं। ओके बाय।